से सवाल उठ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति कला के विस्तार को प्रदर्शित करते हुए मौर्य कला तक के प्रमुख विस्तारों की चर्चा करें। यानी कि दोनों को कहीं ना कहीं वो कंसाइज किया, दोनों की बात किया। तो सिर्फ दोनों की बात नहीं किया, बल्कि वो कहना चाहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होकर जो मौर्यों तक जो कला की जो पराकाष्ठा है उसको आप प्रदर्शित करिए कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और उनको देना कैसे, 250 शब्द में। ये भी एक समस्या है कि 250 शब्द में कैसे लिखा जाए या क्या लिखा जाए, ये भी एक बड़ी बात है। तो उसको आप कैसे परफेक्ट बनाएंगे? उसको परफेक्ट आप तभी बना सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। कहते ना कि मिला न मिला जिंदगी से तो गम क्या है, अब तू ही बता पेशुगम क्या है। सुने हैं गालिब को, रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जब आंख से नहीं टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, ये अंदाज बयां गुफ्तगू क्या है। तो गालिब से सीखिए चीजों की तारतम्यता और तुकबंदी। आंसर में मैं ये नहीं कहता कि आप शायर बन जाइए, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जब भी कोई आंसर लिखें तो उसकी तारतम्यता एकदम जबरदस्त हो, इतनी जबरदस्त हो कि देखने वाला, आपके तथ्य बहुत ज्यादा कंटेंट उतने मायने नहीं रखते जितनी आपकी तारतम्यता मायने रखती है। कंटेंट तो है ही है, अब ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है सामाजिक जीवन और हम लिख रहे हैं धार्मिक जीवन, तो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। लेकिन तारतम्यता वो है कि सामाजिक जीवन के ढेर सारे पहलुओं से आप अवगत नहीं हैं। अगर आप सामाजिक जीवन के हल्के पहलुओं से अवगत हैं और आपकी तारतम्यता जबरदस्त है, तो ध्यान रखिएगा आंसर स्वतः आपका बेस्ट बनेगा। तो आंसर को बेस्ट बनाने का प्रयास किया जाए और उसके लिए हमेशा प्रयास किया जाए कि 20 पेज थ्योरी को लिखा ही लिखा जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था कि बुद्धकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन की चर्चा के बारे में, बहुत लोग का आंसर आया, बहुत लोग का आंसर नहीं आया। कि बुद्धकालीन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दशाओं का पे प्रकाश डालें, उसमें कुछ लोगों ने प्रयास भी किया था। फिर कुछ एक क्वेश्चन और दिया था हमने राजत्व के विकास के बारे में। मुझे याद है कि मैंने बताया था कि मगध के उत्कर्ष से लेकर और मौर्य काल तक के जो राजत्व का जो डेवलपमेंट है उसकी चर्चा मैंने पूछी थी। कोई भी बंदा मुझे लिख के नहीं दिया, किसी एक पर्सन का आंसर नहीं आया। जबकि आप पीटी की भी साधारण क्लास करते होंगे तो उसमें भी इसकी भरपूर चर्चा है। देखिए एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे गांव में एक ठेठ कहावत कहते हैं, एक मन विद्या की 9 मन बुद्धि, ठीक ना। अगर आपको मैं ढेर सारी चीजों से परिचित करा रहा हूं तो आपका कर्तव्य है कि उन तथ्यों के साथ आप मल्टी डायमेंशनल होकर सोचें कि ये तथ्य कहां कहां यूज किया जा सकता है। अब बच्चे नहीं है, किड्स नहीं है ना, बात समझिए। आपके पास एक डेवलप माइंड है, एक ऐसा माइंड जो ग्रेजुएट करके आया है, जो कई परीक्षाएं एकेडमिक पास किया है और कई परीक्षाओं को पास करके कुछ एक लोग तो सरकारी सेवार्थी हैं। तो ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एक तथ्य को वो कई डायमेंशनल होकर सोचेगा। मैं कहता हूं कि किसी के उदय में ही किसी के पतन का कारण है और किसी के पतन में किसी के उदय का कारण है। बात तो एक ही है, तरीके से अलग अलग कही गई। आंसर का सीक्वेंस भी ऐसा ही होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपको एक एनालिटिकल क्वेश्चन मिल जाता है, कभी कभी क्वेश्चन हाइपोथेटिकल मिलता है। प्रश्नों का भी अपना एक नेचर होता है। प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले देख लें कि प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूं कि बुद्धकालीन सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दशाओं की विशेषता पर प्रकाश डालें। मैंने बोला सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक, मतलब एक ही प्रश्न में मैंने 3-4 चीजों का समावेशन कर दिया। वहीं आपसे एक सामान्य प्रश्न मैं पूछूं और मैं कहूं कि अशोक के महान लोकोपकारी कार्यों का वर्णन करें, बात दोनों परिचित होंगे आप लोग, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है
कौन एनालिटिकल है। अब अशोक के महान लोकोपकारी कार्यों का वर्णन करने के लिए हमें पर्टिकुलर एक पर्सन पे जाना है। किस पे? अशोक पे। और अशोक के इर्द गिर्द हम गए तो सबसे पहले यह समझना होगा कि अशोक के पहले या बाद उस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है क्या? अगर देखी जा रही है तो उसका स्तर क्या है? तो हम पाते हैं कि अशोक अपने समय के लोकोपकारी कार्यों में चरमावस्था को प्राप्त किया हुआ शासक है। वो तो कह रहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सबे मुनिसे पसा मम्मा। वो तो कह रहा है, वो तो कह रहा है कि मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। नैतिक नियम और आचरण को लागू कराने के लिए धर्म महामात्रा जिम्मेवार है। राज्य की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रादेशिक और रजकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तमाम तरीके के लोकोपकारी कार्य, सार्वजनिक कार्यों को दिखा दीजिए। सार्वजनिक कार्य जो उसके हैं, जो जनता के हित में, जैसे सड़कों का निर्माण, सड़कों के किनारे सरायों का निर्माण, जिसे विश्राम स्थली उस समय कहा गया। सराय चूंकि मध्यकालीन वर्ड है, विश्राम स्थली वहां रहेगा। जीवों के प्रति अहिंसा का भाव या हिंसा न करने की नीति का प्रतिपालन, नैतिक नियमों का संचालन सामाजिक स्तर पर और उसके लिए नियुक्त अधिकारी, ये सारे लोकोपकारी कार्य तो हैं। सवाल ये नहीं है कि आपको नॉलेज इस चीज की नहीं है, सवाल ये है कि आपके पास सीक्वेंस की कमी है। आप तथ्य तो आपके पास सारे हैं, आप ये सोचते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, हम लिखें कैसे। देखिए, आप लिखना तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप अपने से पेज बर्बाद नहीं करेंगे। किसी चीज की शून्य शुरुआत होती है और वो शिखर तक जाता है। तो शून्य से शिखर की अगर यात्रा तय करनी है तो सबसे पहले स्टार्टिंग होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेके। और ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमने 20 क्वेश्चन लिख लिया, 25 क्वेश्चन लिख लिया, 30 क्वेश्चन लिख लिया तो हम बहुत बुद्धिमान विद्वान हो गए। हर एक क्वेश्चन चैलेंजिंग होता है, खासकर मेंस में। हर एक क्वेश्चन, मैंने कहा क्वेश्चन का टाइप तो आपको दो ही दिखाई देगा, एनालिटिकल, हाइपोथेटिकल। लेकिन इसके इतर जाएंगे तो एनालिटिकल में भी कई हिस्से हैं और हाइपोथेटिकल में भी कई हिस्से हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि 20-25 क्वेश्चंस लिख के, 30 क्वेश्चन लिख के अगर आप पेन रख देते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं मैंने मेंस बहुत अच्छा लिखना शुरू कर दिया है, तो आप रॉन्ग हैं। आप इसको तब तक लिखिए जब तक कि आप मेंस की परीक्षा क्रॉस ना हो जाए, जब तक कि आपका इंटरव्यू कॉल ना हो जाए। आपको तब तक काम करना होगा, आपको तब तक लिखना होगा और अनवरत बिना थके लिखना होगा। नहीं थक जाएंगे तो विश्वास करिए सारी मेहनत एक साथ डाउन। ये 25-30 क्वेश्चन वालों को मैं हमेशा बोलता हूं कि यहां पे प्रैक्टिस बढ़ा दो। आप वीकली क्वेश्चन लिखिए ना, 5 क्वेश्चन रोज रखिए। ज्यादा शुरुआत करना है 4 क्वेश्चन रख लीजिए। नई शुरुआत एकदम करनी, लिखा ही नहीं है 3 लिख लेते हैं एक दिन में। यहां से कम शुरू कर लें। अगले दिन 4, अगले दिन 5, अगले दिन 6, अगले दिन 7। 20 पेज थ्योरी पे आप एक दिन में नहीं पहुंच पाइएगा। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, लिखना शुरू करिए। और ये मत सोचिए कि मास्टर ने तो भी 2 ही चैप्टर पढ़ाया है, चलो आराम से लिख लेंगे। मास्टर ने आपको आर्ट एंड कल्चर का पूरा क्रक्स बता दिया है एक चैप्टर में, और अब जो बताऊंगा ना तो सारे की कनेक्टिविटी है। बस एक उठाऊंगा, सिंधु से उठाऊंगा ब्रिटिश काल पे ले जाऊंगा, सिंधु से उठाऊंगा ब्रिटिश काल तक ले जाऊंगा। बस यहां पे मैं जोड़ता चला जाऊंगा। इस चीज के लिए आप लोग एकदम एक और काम कर लीजिएगा। पहले जितने लोग एडमिशन ले लिए हैं, एक चीज को ध्यान रखिएगा, मुझे अब क्लास मेरा लेने के लिए आर्ट एंड कल्चर का आप लोग एनसीईआरटी की अगर किताब अवेलेबल हो तो कहीं एनसीईआरटी की किताबें आती हैं 11वीं और 12वीं की, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से आती हैं या कला या संस्कृति नाम से आती हैं। इनको आप लेके एक बार पढ़ लीजिए,
ठीक है, क्योंकि हम इसी के इर्द गिर्द चलेंगे। ठीक, हाँ, इसमें तथ्य बड़े बड़े शामिल किए जाएंगे, लेकिन वो तथ्यों का भी जो आधार होगा वो एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं क्लास की बुक ही होगी। क्योंकि हमें यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएस या आरएस कुछ भी एग्जाम देते हैं ना, उस आयोग का, यानी कि भारत में स्थित जितने भी आयोग हैं, इनका जो मानक पुस्तक है वो एनसीईआरटी है। क्योंकि इनका मानना है कि इंटर तक जो बच्चा पढ़ा होता है लगभग किताबें एक जैसी होती हैं, और वो क्या होता है, उनका जो मेंटल लेवल होता है ना, वो डेवलप करने में वो काफी सक्षम है। क्योंकि उनको एक विश्वास दिलाया गया है कई कमिटियों के माध्यम से कि नहीं, हमने जो बुक डिजाइन किया है ना वो बहुत अच्छी है। आपको भले कमियां नजर आती हो, मुझे थोड़ा 2-4 कमियां नजर आती हो, बट हम आपसे ज्यादा आगे की सोच रखने वाले कुछ ब्यूरोक्रेट हैं जिनका मानना है कि नहीं, ये बिल्कुल एकदम स्वस्थ किताब है और इसी को फॉलो करना है और इसी को हम आधार मानेंगे। तो ध्यान रखिए, हम भी उसी को मान लेते हैं। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संसदीय चीजों में विश्वास रखते हैं, हम लोग भी इसी को मान लेंगे, हम लोग इसी को लेके पढ़ेंगे, ये रहेगा। लेकिन पहले इस चीज की शुरुआत हो जाए। ठीक, अब मौर्यों की व्यवस्था बता रहे हैं। अब कुछ एक प्रश्न, जैसे मैंने बताया सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी और आपको बताया वैदिक संस्कृति भी, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ सिंधु घाटी से ही आएगा, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ वैदिक से ही आएगा। अब वैदिक कल्चर है और सिंधु कल्चर है, तो हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन धार्मिक परिवर्तनों को आप वैदिक काल में या वैदिक काल से तुलना करते हुए उसे परिलक्षित करें या उन्हें स्पष्ट करें या उन्हें दिखाएं। तो सिंधु से वैदिक में जो धार्मिक परिवर्तन है, उन दोनों पक्षों को आपको समझना होगा, उनको जानना होगा कि सिंधु का जो वैदिक से जो अलग धार्मिक पक्ष है वो क्या क्या है, या वैदिक जो व्यवस्था है वो सिंधु से किस तरीके से अलग है। उनके अंतर के बिंदुओं को समझाना पड़ेगा, उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर उनको स्पष्ट हम नहीं करेंगे तो हम अपने आंसर को बढ़िया से नहीं लिख सकते। दूसरी चीज, हम लोगों ने जैसे चर्चा की थी कुछ चीजों की, इसी क्रम में कुछ एक देशों की मैंने बात किया, जैसे मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो ध्यान रखिएगा कि इसे भारत के बाहर सांस्कृतिक प्रसार को दिया गया, लेकिन अभी तक जो प्रश्नों की प्रकृति बनी यहां से, उसमें हम लोगों ने देखा कि चूंकि अभी आयोग ने इस व्यवस्था को बहाल ही किया है, 4-5 साल हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जैसे समय बीतेगा आयोग का सिलेबस का जो नेचर है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो उसमें जो देशों पे जो बल दिया गया, जिसमें देश से, जैसे मलेशिया बताया या इंडोनेशिया बताया, तो मैंने कहा मलेशिया मान लेते हैं, तो मैंने कहा कि मलेशिया मलया प्रायद्वीप में मूलतः जो एक मलक्का जल संधि या डमरू से अलग होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि एक द्वीपीय प्रांत के रूप में दिखाई देता है या द्वीपीय प्रदेश के रूप में दिखाई देता है। फिर हमने कहा कि भारतीय जो ग्रंथ हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, सिलप्पादिकारम हो गया या रघुवंशम हो गया, में मलेशिया का उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय ग्रंथों में। तो ये एक साक्ष्य हो गया मलेशिया को लेके। तो इस पॉइंट को नोट करना है, तो नोट करना है, प्लस इस चीज को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, इस चीज को समझना है। आपके लिए हर एक फैक्ट, हर एक कॉन्सेप्ट एक धारदार हथियार है। युद्ध में जब आप जा रहे हैं, क्या है, मेंस एक समर है, ठीक है, यहाँ पर पीटी क्वालिफाई किए हुए वो 12,000, 8,000, 10,000 वो लड़के होते हैं जो हिंदुस्तान के बड़े ही क्रीम लोग होते हैं। दूसरी चीज, आप अगर उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं तो देखते हैं कि 6-6 लाख, 7-7 लाख फॉर्म पड़ता है, 5-5 लाख फॉर्म पड़ता है, लेकिन उनमें मेंस क्वालिफाई करने वालों की संख्या कितनी होती है, 12,000, 11,000, 14,000, 15,000। यानी कि वो लड़के हैं जो अपना एक मेंटल सेटअप बना के चले हैं, यानी कि उनको कनेक्टिविटी थोड़ी आ रही है। देखिए, कनेक्टिविटी आपको आने लगेगी तो ध्यान रखिएगा कि तथ्यों के साथ जिसको जोड़ना आता है ना, उसको पीटी का टफ से टफ सवाल भी बहुत आसान लगता है, वो झटके में मार देगा, क्योंकि उसने तथ्यों की कनेक्टिविटी की है, थिंकिंग किया है, ठीक ना। तो मलेशिया हम पढ़ रहे हैं, तो मलेशिया का उल्लेख किन किन भारतीय ग्रंथों में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीटी का तथ्य तो एक आ ही गया। कभी भी पूछ लिया जाए
कि किस ग्रंथ में मलेशिया का उल्लेख किया गया है, क्योंकि मैं कहता हूं, एक बच्चा मेरे पास बहुत पहले, आज 2.5 साल पहले की बात है, मैं बैठा हुआ था मुखर्जी नगर में ही, वो मेरे पास आया और बोला कि सर यूपीएससी के सिलेबस में क्या नहीं है, सब तो सब दिख ही रहा है। तो मैंने कहा था उसको कि तुम चंद्रमा पे चले जाओगे और वहां से भी देखोगे ना कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या शामिल नहीं है, तो तुम्हें दिखाई देगा कि नहीं, सब कुछ एवरीथिंग यूपीएससी ने डाल रखा है। उतना नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, और यही काम राज्य स्तर की परीक्षाओं ने भी किया है, कुछ एक बदलावों के साथ, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं क्राइटेरिया को फुलफिल करने की बात आपसे की है। तो ध्यान रखना है कि सिलेबस इस तरीके का है कि हमारे लिए जो भी जानकारी की, जो हमारे सम्मुख जो तथ्य आ रहे हैं, वो उपयोगी हैं, बशर्ते अपने माइंड में ये ध्यान रखना है कि हमारा तथ्यों के साथ इंप्लीमेंट का स्तर कैसा हो, या इंप्लीमेंट हम तथ्यों को लेकर किस प्रकार करें। अगर हमारे पास कोई तथ्य आ गया तो उसका यूज किस प्रकार किया जाए। हम भी जानते हैं कि नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन हम अगर ये समझ लें कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, दिल्ली को किसने डिजाइन किया, दिल्ली में क्या क्या स्थित है, या दिल्ली किन किन कालों में या कैसे कैसे ये आबाद हुई है, किस तरीके से इस पर आक्रमण हुए हैं, इनका संस्थापक कौन रहा, अगर हम खोजी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, जरा सा अपनी जिज्ञासा को हम बढ़ा देते हैं तथ्यों के साथ, तो विश्वास करिए उन तथ्यों में जहां भी उनकी उपस्थिति होती है, उनके साथ जो आपको खेलने की जो क्षमता आती है ना, वो जबरदस्त हो जाती है। समझ रहे हैं? तो तथ्यों के साथ तथ्यों की कनेक्टिविटी करके अपने जो आंसर हैं उसको थोड़ा धारदार बनाइए। नई वाली एनसीईआरटी पढ़िए, जरा सा नई वाली एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए आप लोग, और उसको देखिए, ठीक है, कि क्या है वो। पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, नई वाली एनसीईआरटी में आर्ट एंड क्राफ्ट आएगा, ठीक है, उसको पढ़ा जाए और देखा जाए, फिर बताया जाए। अब जैसे हमने कहा मलेशिया की बात, तो मलेशिया कहाँ, तो रामायण में देखा, महाभारत में देखा, सिलप्पाधिकारम में देखा, मिलिंद पन्हो और रघुवंशम में देखा, यानी 4-5 भारतीय ग्रंथ ऐसे हैं जो मलेशिया की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि भारत के संबंध मलेशिया से बहुत पुराने हैं। दूसरी चीज, अगर मलेशिया में एक प्रांत है केडाहू, मैंने बताया था कि केडाहू जहां की शैव धर्म प्रचलित है, हमने बताया है कि शैव धर्म कहाँ का धर्म है, भारत का धर्म है। शैव धर्म की प्रथमतः उपस्थिति हमें कहाँ दिखाई देती है, जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हम पाते हैं कि आईवीसी में एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर पशुपति का अंकन किया गया है, जिसके सर पे 2 सिंह है और उसकी दाईं तरफ एक गैंडा भैंसा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं एक शेर और हाथी है, और आगे चौकड़ी मारता हुआ हिरन है। उसे पशुपति मार्शल ने प्रोटो शिवा या आद्य शिवा कहा। तो वो चीज हमारे लिए कनेक्टिविटी का है कि वहां से शिव की कनेक्टिविटी है, जो कि उसका मातृ देश है, कहाँ, आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसकी उपस्थिति हम बाद के समय में कहाँ देख रहे हैं, इंडोनेशिया जैसे जगह में। वहां पे भी मैंने नाम लिया केडाहू प्रांत, इंडोनेशिया की या मलेशिया की सारी बात नहीं की, मलेशिया का एक जगह केडाहू प्रांत। तो मलेशिया में अगर केडाहू प्रांत है तो वो किसके लिए प्रचलित है, शैव धर्म के लिए। शैव धर्म की उपस्थिति कहां से, भारत से, भारत में भी कहां से, आईवीसी से। कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, यानी कि तथ्यों को एक सार, एक धार देने का प्रयास करें, एक फ्लो देने का प्रयास करें दिमाग में हर एक चीज के लिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर पढ़ते ही भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, कुछ आता ही नहीं है ध्यान में कि कहां से शुरुआत करें। नहीं, आपने पढ़ा, याद किया, लेकिन आपने असल काम नहीं किया, वो है रीथिंकिंग। सोचना आपने शुरू नहीं किया। जैसे हम अगर मलेशिया के बारे में सोचे, कोई भी तथ्य पढ़ें, तो मलेशिया के बारे में हमारे दिमाग में भी एक खाका होना चाहिए कि नहीं, केडाहू प्रांत है मलेशिया में, अच्छा शैव धर्म का केंद्र के रूप में है, अच्छा मलेशिया का उल्लेख इन इन ग्रंथों में भारतीयों में किया गया है, या मलेशियाई भाषा को शब्द देने का कार्य संस्कृत ने किया है, तो उनकी कौन कौन सी ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा से बिलोंग करते हैं। तो हम कहते हैं स्वर्ग है, रस है, गुण है, दंड है, मंत्री है। ये शब्द मलेशिया में जो आज फेमस है या यूज किए जाते हैं मलेशियन लैंग्वेज में, वो किनके शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत की मातृभाषा क्या है, या संस्कृत का जो जननी है वो कौन सी देश है, तो हम बातें हैं कि भारत है। और भारत में आज से नहीं बल्कि पुरातन समय से संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा है।
संस्कृत की प्रथम पुस्तक फिर कौन सी हो गई? तो मैं कहता हूं कि संस्कृत की प्रथम पुस्तक व्याकरण वाली कौन हो गई? अष्टाध्यायी की, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी हुई, और पाणिनि की अष्टाध्यायी पे किसने टीका लिखी? तो हमने कहा महर्षि पातंजलि, महाभाष्य। तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी आप कितना कर रहे हो तथ्यों के साथ? अगर आपको कनेक्टिविटी आ गई, तथ्यों के साथ सार आ गए, उनको जोड़ना आ गया, तो विश्वास करिए ये मेंस की परीक्षा आपके लिए कुछ नहीं है। इतनी सारी बातें आप लोग को मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि एक अमेरिकी विद्वान है, बाद में वो अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ, कहा कि अगर मुझे कोई 5 घंटे दे किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4.5 घंटे या 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, ताकि मैं 1 घंटे में अपने धारदार कुल्हाड़ी से पेड़ को काट के गिरा दूं। इस सारी बातों के पीछे का एक मंतव्य मेरा बस सिर्फ आपसे ये है कि आप मेरी बातों को बड़ी पैनी तरीके से समझें और अपने तथ्यों के बीच जो कनेक्टिविटी होती है उसका प्रयोग आप शुरू कर दें। हम तथ्य शुरू करेंगे